अब बात आती है कि सर सही अप्रोच क्या है, मॉक टेस्ट देने का सही अप्रोच क्या है। ठीक है, क्या ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होगा, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में, आपको अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स करना होगा। ठीक है, कैसे फिक्स करना होगा, तो मैंने यहाँ पर बना रखा है इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जैसे मेरा जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होता था वो ये कि सबसे पहले मॉक में मैं जीके और जीएस के सवालों को करूंगा, फिर उसके बाद में इंग्लिश के सवालों को, फिर उसके बाद में मैथ्स के सवालों को, और फिर उसके बाद में रीजनिंग के सवालों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए हर एक आपका जो सब्जेक्ट है वो 25-25 सवालों का है, 50-50 नंबर का पेपर है आपका। लेकिन फायदा यहाँ पर ये होता है कि जीएस का जो पार्ट है ना, 50 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट में खत्म कर लेते हो, तो 5 से 7 मिनट के अंदर में। इंग्लिश के 50 नंबर आप कितने मिनट में खत्म कर लेते हो, तो 9 से 12 मिनट में। यानी शुरू के कहीं ना कहीं औसतन 18 मिनट के अंदर में आपका 100 नंबर का पेपर खत्म हो जाता है, और जो बाकी 100 नंबर बचते हैं उनके लिए आपके पास में पर्याप्त 42 मिनट का समय बच रहा होता है। ठीक है, उनमें यहाँ पर आप दीजिए मैथ्स को और उसके बाद में आप उसको दीजिए रीजनिंग को। दूसरा साइंटिफिक फैक्टर ये भी है कि यहाँ पर शुरू के 50 सवालों में इनमें कोई कलम नहीं उठाना है, तो जो दिमाग काम कर रहा होता है वो बस ये क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर दिया, पढ़ा और आंसर दिया। तो इसमें यहाँ पर रफ पेपर की आवश्यकता नहीं होती है और आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। लेकिन जो अंतिम के यहाँ पर 50 सवाल होते हैं, इनमें कलम उठाने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मैथ्स है या वो रीजनिंग है। तो पूरा दिमाग कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव मोड में चला गया होता है, और कैलकुलेटिव मोड में चला गया होता है तो वापस से आकर के इसके ऊपर में फोकस करना ये गलती है। बाकी ये तो मेरी अपनी रणनीति थी। आपको अगर अपना कोई स्ट्रेटजी आपने बना रखा है और आपको लगता है वो सुटेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग में जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसीलिए अपने सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को आप क्या करिए मेरे भाई, तो फिक्स करिए कि हाँ मुझे इसी तरीके से जाना है। दूसरी बात, सवालों के साथ में कोई पंगा मत लीजिएगा। मॉक टेस्ट देते वक्त लाइफ में नेवर एवर मेरे भाई आप यहाँ पर ईगो पे लेकर के जाइएगा। आप कोशिश करिएगा कि मैं पूरा का पूरा पेपर एक बार में ही खत्म करूं। आपके अंदर में ये आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरे सीएचएसएल में, सीजीएल में या सीपीओ में हर पेपर में 50-50-50 रहे, मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। बट वो कैसे आए? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आर्ट ऑफ स्किपिंग। मैंने क्या किया था कि जैसे मेरा मैथ्स का, जैसे मेरा रीजनिंग का सेक्शन आया तो मैंने 23 सवाल बना दिए, मैंने 2 छोड़ दिए। इंग्लिश आया था 22 बना दिए, 3 छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो रीजनिंग के उस क्वेश्चन में मेरा लॉजिक नहीं लग पा रहा था। मैंने कहा क्यों पंगा लेना यार, बाद में आएंगे तो देखेंगे। मैथ्स के मैंने 23 सवाल किए, 2 छोड़ दिए, बाद में देखेंगे। बाद में मेरे पास में 9 मिनट बच गए थे और मेरे पास में लगभग 7-8 सवाल बचे हुए थे। अब उन बचे हुए टाइम में बड़े आराम से मैं बिना प्रेशर के जब उन सवालों को बनाने बैठा, मेरे सारे सवाल बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बनते गए। और यही कारण था कि जिस दिन मेरी आंसर की आई थी, लगातार 87 क्वेश्चन मेरे सही थे। लगातार 87 क्वेश्चन मेरा पहला ऐसा क्वेश्चन आया था जो गलत था, उसके पहले के पूरे 86 सवाल मेरे सही थे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में मैंने फोकस किया। एक बार मेरे से गलती भी हुई थी 2018 के मेंस में कि मैंने सवालों को ईगो पर ले लिया था, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स आता है, कैसे नहीं बनेगा। और ये मेरी गलती थी वहाँ पे, जिसके कारण मेरे पेपर में नंबर कम रह गए थे। क्योंकि टाइमर तो भाग रहा है ना यार, वो आपके लिए रुका थोड़ी है वहाँ पे। क्यों पंगा लेते हो? पहला सवाल भी 2 नंबर का है, दूसरा भी 2 नंबर का है, तीसरा भी 2 नंबर का है। क्या पता अभी टफ क्वेश्चन आ रहा है, बाद में आसान दिया गया है। तो इसीलिए कोशिश करो, सिलेक्शन लेना है, सिद्ध नहीं करना अपने आप को कितने ज्ञानी और कितने नहीं हो। इसीलिए शुरू से लेकर के अंत तक पूरा का पूरा पेपर एक बार में करने की कोशिश करो। मार्क पर रिव्यू कर लो, ठीक है, मार्क पर रिव्यू कर लेंगे, जो नहीं बन रहा हम उसको बाद में आके बना लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, अपनी खेती है, कोई इशू की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट आना चाहिए जैसे आर्ट ऑफ एलिमिनेटिंग ऑप्शन। आप स्पेशली इंग्लिश के सवाल को जब आप पढ़ते हैं उसमें तो कोशिश किया करिए, चाहे पीक्यूआरएस हो या फिर ये हो, इनको ऑप्शंस के माध्यम से ही सॉल्व करना। चारों स्टेटमेंट को पढ़ करके सजा करके बनाने की कोशिश करोगे तो सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर ढूंढो, वहां पर कॉन्जुगेट पेयर क्या है ये देखो, स्टार्टिंग लाइन क्या हो सकती है, एंडिंग लाइन क्या हो सकती है, और उसके आधार पर जो है आप यहां पर जाने की कोशिश करो तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और लास्ट आप लोगों का सबसे फेवरेट मैंने रखा हुआ है, तुक्के कैसे लगाएं और कितने लगाएं। तो देखो, जब कोई पेपर देने गया और वहां लगा कि एकदम मंटा धार है, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, तब तो दबा करके तुक्के लगाओ। जैसे हमारे मिश्रा जी इस बार करके आए थे। ठीक है, उनको जब लग गया ना कि हाँ अब हमारे हाथ से मामला जो है वो निकल चुका है, तो उन्होंने लगातार दे भैया तुक्का, जय माता दी जय माता दी। बट प्रैक्टिकली
वो गलती से आपका प्री निकलवा सकती है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकती। कभी भी इस बात को ध्यान रखना। तुक्का वहां पर काम आता है जहां पर आप ये श्योर हैं कि ये दो ऑप्शन मेरे नहीं हो सकते आंसर, बाकी के दो बचे हुए हैं, वहां पर आप लगा सकते हैं। और वो भी कुछ हद तक, ये नहीं कि सारे सवालों में तुक्के लगाएं, नहीं तो पता चलेगा अच्छा खासा स्कोर आ रहा था और आप कट ऑफ से ही बाहर हो गए, तो ये मत करिएगा। तो तुक्के के लिए दो नियम है। सबसे पहला, जहां पर आप ये श्योर है कि ये दो ऑप्शंस नहीं हो सकते, यही दो होंगे। और दूसरा, हर सवाल में नहीं लगाना है, कुछ ही क्वेश्चंस में लगाना है। ध्यान रखो इस बात।